नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं चंद्रमोहन पॉलिटी की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम पढ़ने चलेंगे। आज हम अध्ययन करेंगे किसका? स्वतंत्रता के अधिकार का, अनुच्छेद 19 से 22। पीछे के वीडियो में बात कर चुका हूं आपका समानता के अधिकार की, अनुच्छेद 12 से 18 तक मैं आपको बता चुका हूं। और जिसने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है वह जाकर पहले मौलिक अधिकार का पहला वीडियो देख लीजिए, जहां से आपको पूरा बेसिक समझ में आएगा और आप आगे पूरी चीजों को समझते हुए चलेंगे। जिसने इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिए। और साथ में जिनको इसके प्रॉपर पीडीएफ के नोट्स चाहिए तो नीचे से लिंक दिया जाएगा आपको, आप उसमें जाइए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। हम आपको प्रॉपर उसमें पीडीएफ के रूप में क्या मिलेगा, आपको वहां पर नोट्स देंगे, पॉलिटी की पूरी सीरीज के नोट्स आपको वहां पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो की बात करें तो आज हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 19 से 22 तक। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं आज की वीडियो की स्वतंत्रता के अधिकार की। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के अधिकारों की व्याख्या की गई है, यानी कि आपकी स्वतंत्रता, आपका फ्रीडम क्या है उसको डिसाइड कराया गया है, उस मापदंड को तैयार किया गया है किसके अंदर? अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सा अनुच्छेद में देखने को मिलते हैं। पहले अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 19 के अंदर 6 अधिकार बताए गए हैं, 6 अधिकारों की रक्षा करी गई है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस सब के विषय में। अनुच्छेद 22 दूसरा अनुच्छेद अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। कहने का मतलब, जिन्होंने भी अपराध किया है उनके विषय में अधिकार दिया गया है, जिनके ऊपर भी वो कार्रवाई की गई है कि किस प्रकार से उनके ऊपर दोष सिद्ध हुआ है या दोष सिद्ध नहीं हुआ, पूरा डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे इसको भी। अनुच्छेद 21 तीसरा है आपका अनुच्छेद 21, ये बात करता है प्राण और देहिक स्वतंत्रता की। प्राण मतलब कि आपकी आत्मा और देह मतलब आपकी बॉडी, आपका शरीर। तो उनकी किस प्रकार से स्वतंत्रता है, क्या क्या आपको अपने प्राण और अपनी देह की रक्षा के लिए आप क्या कर सकते हैं, उन सब के विषय में हमें बताता है, उन सब के विषय में हम अधिकार देता है अनुच्छेद 21। आगे देखिए यहां पर अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21A यहां पर लिखा है। पीछे के वीडियो में आपको बता चुका हूं दोस्तों, जहां पर भी आपको अनुच्छेद के साथ, आर्टिकल के साथ A B वगैरह देखने को मिले, इसका तात्पर्य क्या, इसका मतलब ये कि ये क्या है, ये संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा, जहां पर भी आपको साथ में ए बी जैसा कुछ अल्फाबेट देखने को मिले, क ख को वगैरह देखने को मिले, इसका मतलब ये रहेगा कि वो जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 का एक इसकी बात करता है, ये बात करता है शिक्षा के अधिकार की। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अनुच्छेद 22 बात करता है निवारण निरोध, यानी कि आपका निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण। किस प्रकार से आपकी गिरफ्तारी होगी और जब आपकी गिरफ्तारी होगी तो आप किस प्रकार से अपने को बचा सकते हैं, किस प्रकार से कौन कौन से अधिकार आपको संविधान देता है, क्या वो गिरफ्तारी सही है या गिरफ्तारी सही नहीं है। जो राज्य का एक देखिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, राज्य जो हमारा है, राज्य की तानाशाही को भी कहीं ना कहीं खत्म करता है, पुलिस शासन को भी कहीं ना कहीं हमारे मौलिक अधिकार खत्म करते हैं। तो यही जो पुलिस शासन है, जो तानाशाही है, हिटलरशाही है, उसको रोकने के लिए भी काफी हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो आपको आपकी सुरक्षा, आपके जीवन, आपकी देह की सुरक्षा और आपकी उन्नत जीवन की गारंटी देते हैं। कौन? मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इन अधिकारों को डिटेल में लेते हुए चलते हैं और प्रॉपर रूप से पढ़ते हुए चलते हैं आर्टिकल 19 से 22 तक। तो पहले हम बात करेंगे आपका आर्टिकल 19 की। मैंने आपको पीछे बताया आर्टिकल 19 आपको 6 प्रकार के अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है। इसको शुरू करने से पहले दोस्तों एक चीज नोट कर लीजिए, मैं आपको बताते हुए चलता हूं कि जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पहले कितने अधिकार थे? पहले इसके अंतर्गत 7 अधिकार दिए गए थे। अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपका 6, लेकिन पहले कितने थे? पहले थे 7। ठीक है दोस्तों, और ये 7 अधिकारों के जो 7वां अधिकार था उसके विषय में आपको बताते हुए चले। जो 7वां अधिकार था वो संपत्ति को खरीदने, अधिग्रहण करने या बेच देने का अधिकार पे था, यानी कि सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझते हुए चले कि संपत्ति के लेन देन से संबंधित था 7वां अधिकार। और इसको 44वें संविधान संशोधन के तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत आर्टिकल 19 से हटा दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक मैंने आपको पीछे बताया था अनुच्छेद आपका 31, जब मैंने आपको अनुच्छेद के विषय, मौलिक अधिकार के विषय में बताया है, आप जाकर उस वीडियो को देखिए, जिसने वीडियो नहीं देखा है उसमें मैंने अनुच्छेद 31 की बात भी करी है। अनुच्छेद 31 को भी 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत हटा दिया गया था और अनुच्छेद आपका भाग 12 300A में रखकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। उसी प्रकार से अनुच्छेद जो आपका 19 है, 19 के अंतर्गत पहले 7 अधिकार थे, जिसमें से एक अधिकार हटा दिया गया है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में कितने अधिकार हैं? जी बिल्कुल, वर्तमान में 6 अधिकार है। अब देखिए बात करते हैं हम यहां पर किसकी,
अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 अधिकार होगी। तो पहला अधिकार देखिए यहां पर क्या बोलता है। पहला अधिकार यहां पर आपसे कह रहा है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सिंपल लैंग्वेज में समझते हुए चलिए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने का अधिकार। अनुच्छेद 20 शांतिपूर्व निरायुध सम्मेलन का अधिकार, यानी कि शांतिपूर्वक बैठकर कहीं पर भी आप सम्मेलन कर सकते हैं, उसका अधिकार आपको कौन दे रहा है? 19 का बी। आगे चलिए 19 के सी में क्या लिखा है? संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार मतलब एक पार्टी बनाने का अधिकार, एक समिति बनाने का अधिकार। 19 का डी बोलता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में सर्वत्र आबाद संचरण करने का अधिकार। सिंपल सा समझिए कि आप कहीं पर भी आ जा सकते हैं, कहीं पर भी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी एरिया में, भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी प्रसरण कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। आगे देखिए भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में संचरण, निवास व बस जाने का अधिकार, यानी कि समझते हुए चलिए भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, कहने का मतलब कि भारत के अंतर्गत आप कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी अपना निवास स्थान बना सकते हैं, कहीं पर भी घर बना सकते हैं। आगे चलिए, आगे बोला गया है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में व्यापार का अधिकार। सिंपल सी बात है, भारत के अंदर आप किसी भी क्षेत्र में कहीं पर भी जाकर आप क्या करिए? व्यापार कर सकते हैं। आपको देखिए सुनने को मिलता है खास तौर पर महाराष्ट्र में जो बिहार से आए हुए लोग होते हैं, तो उनके साथ कहीं पर देखिए बीच में कुछ घटनाएं हुई थी जब ये बात निकल कर आई थी। ठीक है, कश्मीरी पंडित का मामला निकल कर आता है जम्मू कश्मीर का, जो अब धारा 370 हट चुका है। इसके विषय में आगे बात करेंगे हम कि ये विषय क्या है। तो ये सब चीजें जब होती हैं देखिए, तो यहां पर मौलिक अधिकार की बात निकल कर आती है। अमूमन आप लोग न्यूज समाचार पत्रों में, न्यूज में इन सब चीजों को देखते होंगे। तो देखिए आपके मौलिक अधिकार आपके संविधान ने आपको दिया है कि आप भारत के अंदर कहीं भी जा सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। यह आपका मौलिक अधिकार है जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो 6 मौलिक अधिकार मैंने आपको बताए हैं आर्टिकल 19 के तहत, जो 6 अधिकार बताए हैं वर्तमान के, इनको थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं, ताकि एग्जाम में जब आप भी क्वेश्चन करने बैठे तो देखिए वहां पर आपके दिमाग से बिल्कुल भी चीजें डाउटफुल ना रहें, बिल्कुल भी चीजें आप भूलें ना। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम खाली सरसरी नजरों से इसको देखते हुए नहीं चलेंगे, ऊपर ऊपर इसका अध्ययन नहीं करेंगे, प्रॉपर रूप से हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो आगे बात करते हैं पहले अनुच्छेद 19 को, जो मैंने ए आपको बताया, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, और अब इन सब आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 अधिकार दिए गए हैं, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों को पढ़ने से पहले आप एक बात दिमाग में रख लीजिए, एक बात समझ लीजिए। राज्य जब भी चाहे, राज्य इन 6 अधिकारों पर क्या कर सकता है? उचित प्रतिबंध लगा सकता है। हमने सब पीछे मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है, आप कहां जा सकते हैं? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप न्यायालय में इसको चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। लेकिन दोस्तों मैं साथ में यह भी आपसे बोल रहा हूं, जहां पर भी उचित आधार होगा तो राज्य वहां पर क्या कर सकता है? इन अधिकारों में प्रतिबंध लगा सकता है। कैसे? वो मैं साथ साथ आपको पढ़ाते हुए चलूंगा, साथ साथ इन चीजों को समझाते हुए चलूंगा। तो बात करते हैं 19 के ए में, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने का अधिकार। देखिए अमेरिका के संविधान की तरह भारत में भी प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के ए में उल्लिखित है। इसके अंतर्गत अन्य निम्न विशेषताएं भी निम्नलिखित है। कहने का मतलब देखिए क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसको हम कहेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए यह प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति दर्शाने, मत देने, विश्वास एवं अभियोग की मौखिक, लिखित, छिपे हुए मामलों पर स्वतंत्रता देता है। सिंपल सी लाइन में अगर मैं बोलूं तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको आपके अंदर जो भी चल रहा है, आप जो भी बोलना चाहते हैं, आपके मन में कुछ द्वेष है या आपके मन में कुछ भी शंका है या आप कुछ भी कहीं पर कुछ कहना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अपने विचारों को कहीं पर भी बोल सकते हैं, कहीं पर भी इसको अभिव्यक्ति कर सकते हैं, इसको व्यक्त कर सकते हैं। बस देखिए यहां पर प्रतिबंध वही है। प्रतिबंध का आधार क्या है? प्रतिबंध का आधार यह है, यहां पर राज्य आपके इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। किस आधार पर लगा सकता है? भारत की एकता और संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता की स्थापना, न्यायालय की अवमानना या किसी अपराध में सम्मिलित होना। अगर ये काम आप कर रहे हैं, यहां पर कहीं पर आपकी क्या है? प्रेजेंस दिख रही है, तो राज्य क्या करेगा? आपकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन कौन सी और विशेषता हमें देखने को मिलती हैं। पहली बात कहता है प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा अपने विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, यानी कि आप अपने विचारों को फैला सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरा है देखिए व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, आपको कोई एडवर्टीजमेंट देना हो आप दे सकते हैं।
फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार। अगर आपका फोन टैप किया जा रहा है तो आपकी परमिशन के बिना किसी सूचना के, तो देखिए क्या है, ये आपके मौलिक अधिकार का हनन है। आगे देखिए शांति का अधिकार, आपको शांति के साथ जीने का अधिकार है। छठा कहता है किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के खिलाफ अधिकार। कोई राजनीतिक दल है, कोई संगठन है जिसने बंद कर रखा है बिना किसी मतलब के, तो आप वहां पर क्या है, उसके खिलाफ आपको अधिकार प्राप्त है। सातवां देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, स्टार बना लीजिए, सूचना का अधिकार, जिसको आप कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। यह भी आपका एक मौलिक अधिकार दिया गया है, किसके अंदर, आर्टिकल 19 के ए के अंतर्गत। आठवां देखिए प्रदर्शन और विरोध का अधिकार, किंतु यहां पर एक वर्ड लिखा है किंतु हड़ताल का नहीं। हमारा मौलिक अधिकार बोलता है कि आप अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, उसका किसी भी डिसीजन का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमारा संविधान कहीं पर भी हड़ताल करने का अधिकार नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार में प्रतिबंध कब लगेगा, जो मैंने आपको बात बताया है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसमें राज्य प्रतिबंध कब लगाएगा ये मैं आपको बता चुका हूं। प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी आपको किसी चीज़ों को जबरदस्ती का याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चीज़ों को समझते हुए चलना है। और दोस्तों, सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके खुद के निजी जीवन में भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें समझनी चाहिए, और जो आपके मित्रगण हैं, जो आपके भाई बंधु हैं, उनको भी चीजें समझानी चाहिए, ताकि वह भारत के नागरिक होने का दायित्व अदा कर सके, उनको अपने अधिकारों का क्या हो, भली भांति ज्ञान हो। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़िए और आगे बात हम करते हैं शांतिपूर्व न्यायोचित सम्मेलन का अधिकार। ठीक है, कहने का मतलब कि आप शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, देखिए किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है। याद रखिएगा, बिना हथियार के। अगर आप हथियार के साथ बैठते हैं तो ये शांतिपूर्वक धरना नहीं कहलाएगा, शांतिपूर्वक सम्मेलन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसमें शामिल है, देखिए कैसे कैसी चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार, ठीक है, प्रदर्शन करने का अधिकार, और ये सारे अधिकार आपको कहां पर मिलेंगे, आप कहां पर प्रदर्शन कर सकते हैं, सार्वजनिक भूमि पर आप प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक भूमि पर। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति की जमीन में जाइए, किसी व्यक्ति की भूमि पे जाइए और उसकी भूमि पे जबरदस्ती कब्जा करके आप अधिकार सम्मेलन कर रहे हैं, ये बात कहीं पर भी जायज नहीं ठहराई जाएगी। आप सार्वजनिक भूमि पर क्या कर सकते हैं, आप सम्मेलन कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा है 19 का बी क्या कहता है, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वे संगोष्ठी, सम्मेलन, आंदोलन, बहिष्कार कर सकता है, किंतु शर्त यह है कि सामाजिक व्यवस्था भंग ना हो। समझ गए बात को, सार्वजनिक भूमि पर बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, दिमाग में बात बैठा लीजिएगा कि सामाजिक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। समाज में कहीं पर भी आपके इस सम्मेलन के कारण आक्रोश पैदा नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। देखिए 2 पॉइंट मैं आपके लिए और लेके आया हूं, जो अमूमन आप हमेशा सुनते हैं। जब भी हमारे देश में कहीं पर भी कुछ दंगे की स्थिति पैदा हो जाती है, कहीं पर भी अशांति की स्थिति पैदा होती है, चुनावी माहौल जब निकल कर आता है, तो ये देखिए ये धाराएं आपको सुनने को मिलती हैं। बात उसकी करते हैं धारा 144। देखिए धारा 144 क्या बोलता है, धारा 144 के अंतर्गत न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है। आप सुनते ना कि धारा 144 लग चुकी है, अब क्या करना है, आप कहीं पर भी बैठक नहीं कर सकते हैं, कहीं पर भी आप सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। अमूमन आपने चुनाव के समय पर यह बातें सुनी होंगी, जब ये धारा 144 लगती है तो जितने भी प्रचार प्रसार होता है उसको रोक दिया जाता है। आगे देखिए धारा 141 ये क्या बोलता है, इसके तहत 5 या उससे अधिक लोगों को संगठन गैर संवैधानिक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, जब भी आपदा की स्थिति है, दंगे की स्थिति है, अशांति की किसी प्रकार की स्थिति, तो न्यायाधीश क्या कर सकता है, इन चीजों को लागू कर सकता है। अमूमन आपने धाराएं सुनने को, अपने समाज में सुनने को आपको मिलती रहती हैं। आगे बढ़िए, देखिए अब हमारे पास जो आपका आर्टिकल निकल कर आता है, जो सी आपका बोलता है 19 का सी, ये बोलता है संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार, देखिए क्या लिखा है इसमें, किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह संघ, दबाव समूह, राजनीतिक दल आदि बना सकता है। ठीक है दोस्तों, आप भारत के नागरिक हैं और आपको मौलिक अधिकार दिया गया है, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप क्या कर सकते हैं, आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, आप कंपनी खड़ी कर सकते हैं, कोई फर्म बना सकते हैं, समितियां बना सकते हैं, कोई क्लब बना सकते हैं, किसी प्रकार का व्यापारिक संगठन बना सकते हैं, या लोगों की किसी प्रकार की अन्य इकाई आप बना सकते हैं। यह आपका मौलिक अधिकार है, जो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता है। अब देखिए क्या है, लेकिन इसकी भी एक शर्त है, शर्त याद रखिएगा, शर्त वही है
कि सामाजिक व्यवस्था भंग ना हो। भारत की एकता, संप्रभुता, सार्वजनिक आदेश, नैतिकता, इनमें कोई भी क्या हो, आप भंग ना करें इन चीज़ों को। भारत की एकता बनी रहनी चाहिए, संप्रभुता बनी रहनी चाहिए। अगर कोई सार्वजनिक आदेश आपको मिल रहे हैं तो आपको उसको फॉलो करना चाहिए और नैतिकता आपको बनाए रखनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था में बिल्कुल कहीं पर भी रुकावट पैदा नहीं होनी चाहिए। यही क्या है, इसमें प्रतिबंध लगाने की शर्त है। आप संघ बना सकते हैं लेकिन ये शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। अब बात करिए, देखिए हम बात करते हैं, कुछ बच्चों के मन में एक ख्याल निकल कर आता है श्रम संगठनों के बारे में। जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये लोग हड़ताल करते हैं, तालाबंदी करते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये इनका मौलिक अधिकार है। नहीं दोस्तों, ये कहीं से कहीं तक हड़ताल को मौलिक अधिकार नहीं बताया गया है। अगर कोई लेबर फर्म या कोई लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कोई श्रम संगठन हड़ताल करते हैं तो उनका कौन सा अधिकार है, वो उनका औद्योगिक अधिकार है। औद्योगिक कानून के तहत उनको नियंत्रित किया जाएगा, ना कि उनका मौलिक अधिकार है। हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, हड़ताल को किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकार में हमारे संविधान में जायज नहीं ठहराया गया है। हड़ताल जैसे किसी शब्द को भी हमारे मौलिक अधिकार ने हमें कोई भी शक्ति प्रदान नहीं की है। ठीक है दोस्तों, तो संघ बनाने का अधिकार मैंने आपको बताया। आगे चलिए, देखिए आगे निकल कर आता है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार। कहने का मतलब ये कि आप कहीं पर भी भारत की भौगोलिक क्षेत्र में एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक स्थान से दूसरे स्थान में संचरण कर सकते हैं, आवाजाही कर सकते हैं, आसानी से आ जा सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। अब ये अधिकार देने का मतलब क्या था, इस अधिकार को देने के पीछे क्या कारण छुपा था? तो देखिए, यह अधिकार इस बात को बल देता है, किस बात को बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। यानी कि आपको राष्ट्रीय सोच को बढ़ाता है कौन? अधिकार, याला अधिकार। भारत सबके लिए क्या है? एक है। सब जितने भी नागरिक भारत के हैं वो सारे क्या हैं? समान हैं। तो आपके अंदर क्या होगी? राष्ट्रीय एकता पैदा होनी चाहिए, राष्ट्रीय सोच पैदा होनी चाहिए। उसी को बढ़ावा देने के लिए इस अधिकार को रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब इस अनुच्छेद का जो है, इस अधिकार पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है, इस स्वतंत्रता पर कैसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है? देखिए, आम लोगों के हित की जब बात होगी, किसी अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के हित की बात होगी, या फिर क्या होगा, या फिर कोई ऐसा स्थान जो गोपनीयता के क्षेत्र के लिए उनको रोका जा सकता है, जैसे इसरो, DRDO, आर्मी हेडक्वार्टर्स। यहां पर क्या है, देखिए यहां पर आप जाने की जिद नहीं कर सकते। यहां पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि भैया मेरा तो मौलिक अधिकार है, मैं यहां जा सकता हूं, क्योंकि ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, देश की गोपनीयता का मुद्दा है। तो यहां पर जाने से आपको रोका जा सकता है। अब देखिए, हमने बात करी यहां पर मैंने आपसे बोला सर्वत्र आबाद संचरण। तो यहां पर देखिए एक चीज और समझते हुए चलिए कि संचरण कितने प्रकार का होता है। मोस्टली देखिए बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन होता है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच में। तो मैं इस कंफ्यूजन का आपका दूर करते हुए चलता हूं। यहां पर मैंने बात करी है संचरण की। संचरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में आना जाना। तो देखिए संचरण दो प्रकार का होता है। संचरण की जो स्वतंत्रता है, जो आपको आने जाने के, एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने की जो स्वतंत्रता मिली है, ये दो प्रकार की है। दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं। पहले आप याद रखिए आंतरिक संचरण और दूसरा बाह्य संचरण। आंतरिक संचरण मतलब कि आंतरिक संचरण देश के अंदर आना जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यह आपका आंतरिक संचरण है। और बाह्य संचरण मतलब बाहरी संचरण। इसका मतलब क्या कि देश के बाहर घूमने का अधिकार, देश के बाहर जाने का अधिकार, यह आपका बाहरी संचरण है। देश के बाहर जाना और वहां से वापस आना। ठीक है, ये बाहरी संचरण। और आंतरिक संचरण देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 केवल पहले भाग की रक्षा करता है, यानी कि आपके आंतरिक संचरण की रक्षा करता है, ना कि बाहरी संचरण की। तो यहां पर बच्चों को बहुत डाउट होता है कि सर संचरण की बात आर्टिकल 21 में भी निकल कर आई है और आर्टिकल 19 में भी। तो आर्टिकल 19 आपके आंतरिक संचरण की रक्षा करता है, और जो मैंने बाहरी संचरण बोला कि देश से बाहर जाना और वापस आना, इसकी रक्षा कौन करेगा, इसकी व्याख्या करेगा आपका अनुच्छेद 21, प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल डाउट मत रखिएगा। 19 आंतरिक संचरण, 21 बाहरी संचरण। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हमारा निकल कर आया भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र में निवास करने का और बस जाने का अधिकार। ठीक है, निवास करने का और बस जाने का अधिकार। अब देखिए यहां पर लिखा है भारत के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने का अधिकार है। अब मैंने आपसे बोला बसने का अधिकार। अब बसने का अधिकार कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। देखिए आप सिंपल से एक हम चीज को सोचते हुए चलते हैं। अगर हम अपने घर से बाहर नौकरी करने जा रहे हैं या किसी भी प्रकार से हम किसी और स्थान पे जा रहे हैं, तो हम वहां दो प्रकार से निवास कर सकते हैं। पहला प्रकार क्या? पहला प्रकार यह कि अस्थायी रूप से हम वहां गए, हमने रेंट में रूम लिया, कुछ साल काम किया और वापस आ गए। या फिर हम अगर कहीं जॉब कर रहे हैं या कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो हमने वहां रेंट में रूम ले रखा है, हम क्या है वहां पर टेम्पररी रूप से रह रहे हैं। और दूसरा देखिए, दूसरा भाग क्या है इसका? हम वहां गए,
हमने बिजनेस सेटअप किया, हमने नौकरी करी और हमने क्या कर दिया, वहां पर स्थायी रूप से जमीन खरीदकर हमने वहां जमीन खरीदी, प्रॉपर रूप से हमने वहां अपना मकान बना दिया और हम परमानेंट रूप से वहां रहने लग गए। तो याद रखिएगा, दो प्रकार से आप निवास कर सकते हैं, एक अस्थायी रूप से और एक स्थायी रूप से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर यही कहने का मतलब है, यह आर्टिकल आपसे कहता है कि आप स्थायी रूप से निवास करिए या आप अस्थायी रूप से निवास करिए, आपके पास क्या है, दोनों प्रकार से बसने का अधिकार है। तो बिल्कुल डाउट मत रखिएगा, मैं बिल्कुल क्लियर करते हुए चल रहा हूं आपको। आगे देखिए, पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर कुछ यहां पर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं जिनको यहां पर छोड़ा गया है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां के जो स्थानीय लोग हैं वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना, उसका संरक्षण करने के लिए इन चीज़ों को थोड़ा कहीं ना कहीं रोका जाता है। जैसे कि हाल ही में आपने सुना होगा, अंडमान निकोबार के भी कुछ द्वीपों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा था, आने जाने पर बसने पर थोड़ा रोक लगाई थी। इसी के साथ साथ मैं आपको बताते हुए चलता हूं, कुछ समय पहले जब कश्मीर में धारा 370 कायम थी तो जम्मू कश्मीर भी इसी आर्टिकल के अंतर्गत एक अपवाद था। आप जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते थे, वहां आप घर नहीं बना सकते थे, जमीन वगैरह वहां नहीं खरीद सकते थे। लेकिन अब धारा 370 के हटने के बाद ये चीजें धीरे धीरे वहां से हटना शुरू हो चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में सर्वत्र आबाद का संचरण की हम बात कर चुके हैं। यहां पर कहने का मतलब है कि सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, यहां पर थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। देखिए, यहां पर आपको लिखना है कि यहां पर व्यापार का अधिकार, ठीक है, तो व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता। यहां पर कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक को भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने का अधिकार है। आप कहीं भी जाइए, आप भारत के भौगोलिक क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकते हैं, वहां पर आप जाके आप क्या कर सकते हैं, वहां पर आप बिजनेस कर सकते हैं, वहां पर अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं, अपनी आय, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, अपनी आय को, अपने जीवन के लिए पैसा वगैरह खुद आप कमा सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, अपवाद एक निकल कर आया है, पूर्वोत्तर भारत का कुछ क्षेत्र, क्योंकि वहां के लोग क्या है, स्थानीय संस्कृतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए। जैसा मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर भी इससे पहले जब धारा 370 वहां से हटी नहीं थी, तो जम्मू कश्मीर भी इस पूर्वोत्तर भारत की तरह इसमें एक अपवाद था। लेकिन अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद वहां पर व्यापार करने का अधिकार लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। अब देखिए, हम बात करते हैं कि राज्य इस अधिकार पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगा सकता है, किस अधिकार पर, व्यवसाय करने का अधिकार पर। देखिए, मैंने पीछे आपको बताया था, जो मैं पीछे आर्टिकल पढ़ाए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान संचारण करने का अधिकार, निवास करने का अधिकार। तो जो राज्य है वहां पर प्रतिबंध लगा सकता है जब भी सब में लॉजिक वही है, सामाजिक अव्यवस्था फैलना, सामाजिक अशांति फैलना, राष्ट्र के अहित में काम होने पर राज्य जो है आपके इन मौलिक अधिकारों पर आप क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। हम बात करेंगे व्यवसाय का, जो आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, सर्वत्र व्यवसाय करने का अधिकार, इस पर राज्य किस प्रकार से प्रतिबंध लगा सकता है। तो देखिए, सार्वजनिक हित, जहां पर भी सार्वजनिक हित की बात निकल कर आती है, राज्य आपके इन स्वतंत्रताओं पर क्या लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। और व्यवसाय के स्वतंत्रता के अधिकार पर राज्य को कुछ अधिकार और प्राप्त हैं, जैसे किसी पेशे या व्यवसाय के लिए पेशेगत या तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहराना, किसी व्यापार, व्यवसाय, उद्योग या सेवा को पूर्ण या आंशिक रूप से जारी करना। कहने का मतलब कि अगर आप कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए आप निवासी थे उत्तर प्रदेश के, आप मध्य प्रदेश में जाकर व्यवसाय कर रहे हैं, तो राज्य आपके ऊपर कुछ क्या लगा सकता है, कुछ योग्यताएं लगा सकता है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, जैसा आपने मान लीजिए ऑटोमोबाइल की शॉप खोली, तो आपके पास ऑटोमोबाइल के डिप्लोमा का वहां पर क्या कर सकता है, राज्य आपसे योग्यता मांग सकता है, क्योंकि जो आप व्यवसाय कर रहे हैं उसके लिए उस योग्यता को सही ठहराना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिनके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, जैसे कि कुछ औषधियों का बिजनेस, विस्फोटक आदि, पेट्रोलियम का जो बिजनेस होता है, इनके लिए लाइसेंस आदि की आवश्यकता होती है। तो यहां पर फिर राज्य क्या कर सकता है, कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। और यहां इन ऐसे बिजनेस जो खतरनाक, डेंजर जो बिजनेस होते हैं, खतरनाक व्यवसाय जो होते हैं, उसमें महिलाओं और बच्चों के दुरुपयोग पर भी राज्य क्या लगा सकता है, रोक लगा सकता है। तो ये हमने बात करी आर्टिकल 19 की। तो दोस्तों, हमने आज बात करी आर्टिकल 19, और आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करी गई है, हमने पूरी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को एक्सप्लेन करते हुए चला। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, मैं आपको एक तरीके से समझाते हुए चलता हूं बच्चों को। क्या है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उनको समझने में एग्जाम में जो छोटे एग्जाम होते हैं और जो प्री के एग्जाम होते हैं, वहां पर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आंसर देने में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, एक ट्रिक से मैं आपको बताते हुए चलता हूं, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आप याद करते हुए चलिए। देखिए, 19 के एक ही अगर मैं बात करूं, तो यहां पर बोला गया था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने का अधिकार। तो यदि देखिए, अगर आप
कहीं पर खड़े होकर बोलते हैं सार्वजनिक स्थल पर, तो क्या होगा? जब आपने बोलना शुरू करा तो लोग आपसे आकर जुड़ना शुरू करेंगे। कहने का मतलब है कि आपको सुनने के लिए लोग आएंगे। तो 19 का बी क्या बोलता है? 19 का बी बात करता है सम्मेलन की। देखिए हम इसको समझते हुए चलते हैं। पहले मैंने बोला 19 का ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं पर सार्वजनिक स्तर में आपने बोलना शुरू करा, आपने स्पीच देनी शुरू करी, तो आर्टिकल 19 का ए। याद करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। आगे देखिए, जब आपने बोलना शुरू करा, आपके विचारों को सुनकर कुछ लोग वहां पर आकर आपको सुनने के लिए जमा हो गए, यानी कि वहां पर क्या बन गया? वहां पर एक सम्मेलन बन गया, एक सभा बन गई। तो 19 का बी किसकी बात कर रहा है? सभा की। अब उस सभा में से जो सम्मेलन में आपको लोग सुनने आए, कुछ लोगों को आपकी बातें अच्छी लगी और कुछ लोगों को आपकी बातें बुरी लगी। जिन लोगों को आपकी बातें अच्छी लगी वो आपके साथ आकर जुड़ गए, यानी कि 19 का सी क्या बोलता है? आपने एक संघ बना लिया। जो लोग आपसे जुड़े, आपने उनके साथ मिलकर एक संघ बना लिया। अब आपने एक संघ बनाया, आपने एक पार्टी बनाई, तो उस पार्टी का प्रचार प्रसार करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, संचरण करना पड़ेगा स्थान से दूसरे स्थान पर। तो देखिए आर्टिकल 19 का आगे क्या कह रहा है? डी बात कर रहा है संचरण की, एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने की। तो याद हो गया। देखिए डी। अब आगे चलिए, जब आप संचरण करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो और लोग आपसे आके जुड़ेंगे। अब आपको क्या करेगा? आपको अपने संघ के लिए, अपनी पार्टी के लिए एक किसकी जरूरत है? एक हेडक्वार्टर की जरूरत है, एक निवास स्थान की जरूरत है नहीं है? तो देखिए एक मुख्यालय की जरूरत है। तो आर्टिकल 19 का ई क्या बोलता है? निवास करने का अधिकार। याद करने का तरीका मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। और लास्ट में अगर आपने एक पार्टी खोली है, आपने निवास स्थान बनाया, आपसे लोग आकर जुड़े, तो आपको अपनी संघ चलाने के लिए, अपनी पार्टी चलाने के लिए किसकी जरूरत होगी? पैसों की। और वो पैसा कहां से आएगा? बिजनेस करके, व्यापार करके। तो ये एक मैंने आपको तरीका बताया है आर्टिकल 19 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समझने का। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से मैंने आज आपको बताया व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आगे चलकर मैं आपके स्वतंत्रता के अधिकारों की बात करूंगा, जो प्रॉपर रूप से, देखिए मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। भले ही मेरे वीडियो टुकड़ों में आ रहे हैं, थोड़ा लंबे मेरे वीडियो चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं कि आप इसको एक बार पढ़िए, एक बार प्रॉपर नोट्स बनाइए, और आपको कभी भी जिंदगी में दोबारा इन चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस मेरे वीडियो को आप समझते हुए चलिए, कहीं पर भी एग्जाम में आपका यहां से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हां, हमारा थोड़ा वीडियो आगे बढ़ सकते हैं, थोड़े लंबे हो सकते हैं। आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 की, अनुच्छेद 21 की, अनुच्छेद 22 की, जो हमें बताएगा किसके विषय में? अदर स्वतंत्रता के बारे में। आज प्रॉपर वीडियो मैंने आपको दिया है आर्टिकल 19 का। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या वनडे एग्जाम हो। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, प्रॉपर रूप से हम पढ़ रहे हैं, क्रमवार अध्ययन कर रहे हैं, नोट्स बिल्कुल बना लीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। प्रॉपर करंट की क्लास भी आपकी चलते हुए चल रही है, वीकली करंट की क्लास। और जिनको इसकी पीडीएफ की फाइल चाहिए, पीडीएफ के नोट्स चाहिए, वे लिंक में जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।